हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विशाल भार्गव। तो आज हम आपकी विज्ञान की कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो कक्षा 10वीं का सिलेबस में करवाऊंगा। 10वीं के सिलेबस में सर्वप्रथम हम विज्ञान को देखते हैं। विज्ञान को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। साइंस को मैं आपको 4 भागों में बताऊंगा। कक्षा 10वीं की बात कर रहा हूँ। 4 कौन कौन से भाग है? एक है आपके रसायन विज्ञान जिसको हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, केमिस्ट्री। एक है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। एक है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। और फोर्थ पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा पर्यावरण, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ स्पेस से रिलेटेड है, कुछ साइंटिस्टों का एक चैप्टर है। तो इसी के तहत हम पूरे विज्ञान के सिलेबस को कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। इससे रिगार्डिंग हम 3-4 चैप्टर अपन 10वीं क्लास के सिलेबस में देखेंगे। इसके रिगार्डिंग भी 3-4 चैप्टर है, इसके रिगार्डिंग 2-3 चैप्टर है, 3-4 चैप्टर बोल दीजिए, 3-4 चैप्टर, और इसके रिगार्डिंग है 5-6 चैप्टर। तो कुल मिला के हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और हम ऑनलाइन के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, तो जुड़े रहिएगा और चीज़ों को समझते रहिएगा। अगर आपको इस अध्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में है। तो उस ग्रुप में आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया है, पेड ग्रुप। तो उस पेड ग्रुप में आप अपने डाउट को रख सकते हैं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। या फिर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को रख सकते हैं। तो समय अनुसार जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो अब आपको करना क्या है? अभी कमेंट नहीं करना है, आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। और जहाँ जहाँ मैं आपको कुछ बोलूँ तो उसको आप फॉलो करते रहना, तो बाकायदा आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो हम आज चैप्टर शुरू करने वाले हैं। भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है। मैंने 4 बताए आपको: रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और पर्यावरण, एनवायरनमेंट। तो मैं भौतिक विज्ञान के एक चैप्टर की आज चर्चा करूंगा और इसी से हम अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। लाइट, प्रकाश। पहला पॉइंट, प्रकाश के बारे में हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। विधिवत रूप से क्लासें आपकी नियमित रूप से आएगी। मेरी आवाज़ आपके पास में आ रही है। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मैं। ध्यान से आप मेरी बातों को सुनते रहिएगा। तो प्रकाश के बारे में बात करते हैं। प्रकाश के अध्ययन को, प्रकाश से संबंधित उपकरण, प्रकाश से संबंधित परिघटना, फिनोमिनॉन्स, इन सब की अध्ययन को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। तो आपके पास में एक अध्ययन करने वाला एक अगर नया चैप्टर बोल दूं मैं या नया सब्जेक्ट बोल दूं तो उसको बोलते हैं प्रकाशिकी। अध्ययन करने को ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी कहते हैं। ऑप्टिक्स। चलिए अब प्रकाश के बारे में बात करते हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। तो मैं कुछ सिंपल सी बातें हैं उसको मैं समझाता हूं। सीधी रेखा में मतलब स्ट्रेट लाइन पर ही वह गमन करता है, मोशन करता है, गति करता है। आप देख सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसका मतलब वह किरण है। लेकिन आप उच्च क्लासों में जाएंगे तो, उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रकाश जो है वो किसी द्वारक या अवरोधक के किनारों से टकराकर अपनी जो स्थिति है, जो ओरिजिनल लाइन है, उससे थोड़ा अलग हो जाता है। मतलब कि जाना इसको सीधी रेखा में चाहिए था, लेकिन किसी किनारे से टकराकर वह थोड़ा मुड़ जाता है। तो यह एक प्रकाश की फिनोमिनॉन घटना है, व्यतिकरण के रूप में जानी जाती है। तो सामान्यतः हम यही बोलेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, बट ओवरऑल ये ट्रुथ नहीं है, सत्य नहीं है ये बात।
लेकिन हम मान के चलते हैं अभी, क्योंकि हम 10वीं कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो 10वीं कक्षा में यही बताया जाता है। चलो, प्रकाश के बारे में एक और बात, प्रकाश की जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, प्रकाश की प्रकृति जो नेचर होता है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है किरण, या फिर मैं तरंग बोल सकता हूँ, झुंड, जो ग्रुप ऑफ रेज होती है उसको हम वेव बोल सकते हैं, वेव, या फिर किरण, किरण को रे। और दूसरी जो प्रकाश की प्रकृति है वो है कण, पार्टिकल। बहुत सारी घटनाएं हैं जो किरण को प्रदर्शित करती है, जैसे मैं बात करूं तो अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सभी घटनाएं जो हैं वो प्रकाश को बताती है कि प्रकाश एक किरण है, तरंग है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हैं जो प्रकाश को किरण तरंग नहीं मानती हैं, कण मानती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बड़ी उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो आप इसका अध्ययन करेंगे। तो हम किसको माने? तो हम दोनों को मानते हैं, क्योंकि जब ये बातें आई थी तो फाइनली एक डी ब्रोगली नाम करके भाई साहब आए थे। डी ब्रोगली ने कहा कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति मतलब ड्यूल नेचर, प्रकाश का ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर कैसे? कि प्रकाश किरण भी है, तरंग कण भी है। मतलब कुछ कुछ घटनाओं में वो किरण के रूप में, कुछ कुछ घटनाओं में वो कण के रूप में प्रकृति बताती है। प्रकाश के कारण ही हम एक दूसरे को देख पाते हैं। प्रकाश में लाइट के कारण ही आप मुझे देख पा रहे हो। अगर पूरा अंधेरा हो जाए तो आप क्या मुझे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश से संबंधित ये बात, प्रकाश के कारण हम देख सकते हैं। मतलब रंगों का हम अध्ययन कर सकते हैं, रंगों को हम पहचान सकते हैं, कौन सा कलर है, कौन सा, मेरे जैसे ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है, व्हाइट बोर्ड है, तो ये प्रकाश के कारण ही है। तो इस प्रकाश को अगर मैं बात करूं तो इसमें विग्योर सभी रंग मौजूद होते हैं। सभी रंग मौजूद कौन कौन से हैं? ये वी का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सातों कलर जो है वो प्रकाश के अंदर मौजूद होते हैं। और एक बात करूं तो प्रकाश का सर्वोत्तम सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कौन सा है? तो वह है सूर्य। सूर्य जो है वो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सन। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, सोर्स माना जाता है। सोर्स की बात करें तो ठीक है। और अन्य सोर्स की बात करें तो अन्य सोर्स जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब ले लो, इलेक्ट्रिक बल्ब है, लाइट मोमबत्ती है, चिमनियाँ होती है। पुराने जमानों में जब लाइट नहीं होती थी ना, तब चिमनी लेके जाते थे, कैंडल्स बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और एक बात प्रकाश के बारे में, इसका जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है। प्रकाश का जो वेग होता है वो किसी माध्यम, प्रकाश का जो वेग होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? इसको c से डिनोट करते हैं प्रकाश के वेग को, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ वेग है, वेलोसिटी है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया? मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट लगा दी। टेंशन मत लीजिएगा, ये बातें मैं आपको समझा दूंगा यूनिट कैसे आई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेग जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसकी वैल्यू कितनी होती है? वो भी निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर। तो क्या सर ये पानी में भी प्रकाश का वेग इतना ही होगा? मैं कहूँगा नहीं, पानी में ये वेग नहीं होगा। पानी में थोड़ा कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो हम बाय फॉर्मूला देखेंगे। या फिर कोई भी माध्यम होता है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग सभी माध्यम में ये एक समान होता है, तो मैं बोलूंगा नहीं, यह अधिकतम मान है, इससे कम होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। तो प्रकाश के वेग के बारे में और एक बात पता चली। क्या पता चली? प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, मतलब डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। मीडियम जो है ना उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, कुछ बातें हैं, नॉर्मल सी बातें, एक बार वापस देख लो। प्रकाश के अध्ययन को ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी कहते हैं। द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इट ऑलवेज प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन।
प्रकृति इसकी जो होती है वो किरण प्रकृति और कण प्रकृति दोनों होती हैं, बोथ नेचर होता है। इसलिए डी ब्रोगली जो नाम के साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बताया लाइट हैव अ ड्यूल नेचर, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश के कारण ही हम एक दूसरे को देख पाते हैं और रंगों को विभेदीकरण मतलब कि हम पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कलर है कौन सा नहीं है, तो ये प्रकाश के कारण है। ये अलग अलग तरंगदैर्ध्य के आधार पर, तरंगदैर्ध्य व आवर्ती के आधार पर प्रकाश अलग अलग रंगों के रूप में कार्य करता है। जैसे कि वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य को बोलते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको आवर्ती को। क्या होता है तरंगदैर्ध्य, आवर्ती, यथा स्थान यथा समय हम अध्ययन करेंगे। अभी तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि तरंगदैर्ध्य व आवर्ती के आधार पर प्रकाश के 7 कलर होते हैं। कौन कौन सी ये 7 है? ये है विबग्योर, बेजानी, हपी, नाला, बेजानी, हपी, नाला, बैंगनी कलर, जामुनी कलर, नीला कलर, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 कलर है। रेनबो में आपने देखा होगा इंद्रधनुष बनता है, या फिर ये कलर 7 कलर आप जानते हो, खुद रेनबो बना सकते हो, कोई टफ नहीं है। सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य होता है प्रकाश का। हम घरों में सूर्य तो लगा नहीं सकते, तो घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हुआ था उस समय आग का फायर की हेल्प से हम देखते थे, मसाले जलाते थे गांवों में, बड़ी बड़ी मसाले, चिमनियों के आधार पर लाइट आती है तो रात को चिमनी लगाते हैं, मोमबत्ती है, दिया सलाई है, तो इन सब का उपयोग करते हैं हम प्रकाश को जनरेट करने के लिए। और वेग, जो प्रकाश का वेग होता है वो सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यह माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम का मतलब मीडियम। मीडियम कौन कौन से होते हैं सर? मीडियम तो बहुत प्रकार के होते हैं जिससे प्रकाश गुजर सकता है। माध्यम देखा जाए तो 3 माध्यम होते हैं, ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, गैस माध्यम। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रकाश का वेग होता है वो अपने निर्वात में होता है। निर्वात एक गैस माध्यम, इजीली तौर पे हम बोले तो एयर, वायुमंडल है। वायुमंडल को निर्वात नहीं बोलेंगे। निर्वात कौन सा है पता? सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए वहां पर कोई एटमॉस्फेयर, वायुमंडल नहीं है, तो वहां पर निर्वात है। निर्वात हम क्रिएट कर सकते हैं बट घर पे अपन इजीली क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एक और बात करूं तो प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है। अभी मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ। अगर वो किसी माध्यम में जाएगा तो वो निर्भर तो करेगा, लेकिन अगर कहीं माध्यम है ही नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि प्रकाश नहीं जाएगा, प्रकाश तो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो आप सभी को मैं लेके जाऊं, आप सभी को क्यों, मैं मेरे सेटअप को लेके जाता हूं और मैं मेरी क्लास जो है वो मेरे रूम में नहीं बनाकर मैं मून पे जाता हूं और मून पे बनाता हूं। सुशांत सिंह ने मून पे प्लॉट लिया था ना, तो वहीं जाकर हम क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाते हैं तो आप मुझे देख पाएंगे प्रकाश के कारण, इजीली देख पाएंगे, क्योंकि वहां पर तो कोई माध्यम ही नहीं है, वहां एटमॉस्फेयर, वायुमंडल है ही नहीं, तो वहां माध्यम नहीं है, वहां निर्वात है। आप मुझे देख पाएंगे लेकिन आप मुझे सुन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो है उसको प्रोपोगेशन, उसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आप मुझे देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दिमाग में ध्यान से सुनना, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसी वजह से आप देख पाएंगे, लेकिन मुझे सुन क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप मुझे मेरी साउंड आपके पास प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाएगी। चलिए जी, अब बात करते हैं हम प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में। विधिवत अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो घटनाएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश का नया टॉपिक है ये परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। देखिए, आप चीजों को समझने की कोशिश करना, अगर आप चीज को समझ जाएंगे तो मैं आपको लिखवा दूंगा। लिखने की अभी तक आपने जो पहले पढ़ा वो लिखा होगा बकायदा। अब ये चीज समझने वाली है, इसके जो निर्मित नियम हैं वो मैं बोल दूंगा,
आप विधिवत रूप में तब लिख देना। अभी खाली समझो। अगर मैं बोलता हूं कोई भी पृष्ठ है, सपोज दैट कि ये पृष्ठ बना दिया, ये पृष्ठ क्या है सर? देखिए, आप घरों में मिरर कांच का उपयोग करते हो, तो मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो यहाँ पर मैंने कांच रख दिया जो आप घरों में यूज करते हो, जिसमें आप देखते हो, मिरर की बात कर रहा हूँ। तो ये कांच है, तो इसको हम बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। क्यों? क्योंकि ये कांच जो है वो एक तरफ से एल्यूमिनियम या चांदी के लेप से लेपित होता है, तो परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे इसको। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। और इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, इसका कोई मोल भाव कुछ नहीं है, और इसको हम मानते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, इसको अभिलंब बोला जाता है। ठीक है सर, क्या अभिलंब एक ही होता है? नहीं, जितने पॉइंट मिल रहे हैं ये बहुत सारे अभिलंब हैं, तो इन सबको तो बनाने से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बना दिया, ये अभिलंब बनाया है मैंने, और वह इस बिंदु O पर मिलता है। यहाँ बिंदु मैंने नाम दे दिया O। अब मैं बोलता हूँ, चीजों को समझते रहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो नाम है उसके बारे में, अब देखो अभिलंब बनाया तो इसकी परिभाषा बन गई, क्या बनी कि वह काल्पनिक रेखा जो परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होती है अभिलंब कहलाती है। परिभाषा बनाना बहुत ही आसान है, समझना बहुत मुश्किल है, तो समझना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं एक वस्तु रख देता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी। अब मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरे से प्रकाश की किरण आपकी ओर आती है। एक प्रकाश की किरण नहीं आती है, बहुत सारी प्रकाश की किरण आती है। मतलब मेरे हर बाल से प्रकाश की किरण आ रही है, आंखों से प्रकाश की किरण आ रही है, सब जगह से प्रकाश की किरण आती है। तो उन सबको बनाने की बजाय मैंने एक प्रकाश की किरण को बनाया, वो आ रही है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया आने का। तो आ रही है प्रकाश की किरण, जैसे ही इस O बिंदु पर टकराएगी, टकराने के पश्चात यह ऐसे चली जाएगी, वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो परावर्तक पृष्ठ है, आगे ये जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? क्योंकि यहाँ पर लेप किया हुआ है। लेप का मतलब वही, अगर लेप नहीं होता तब ये आगे चली जाती, परावर्तक पृष्ठ के कारण ऐसे चली जाती है, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब का मतलब इमेज बन जाती है आपकी या ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा नाम दे देते हैं। जो वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। देखो ध्यान से सुनना, आपतित किरण, मैंने बोला आपतित। आपतित का मतलब आ रही है, इंसिडेंट रे। जैसे ही इस O बिंदु पर टकराई, टकराने के पश्चात उसका परावर्तन हो गया, परावर्तन पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो गई, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। रिफ्लेक्शन हो गया, ये लाइट रे आ रही थी, यहाँ टकराई, फिर यहाँ परावर्तन, रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, तो देखो चार टर्म्स आई है। एक तो आपतित किरण क्या होती है? वह किरण जो वस्तु से आती है, आपतित किरण होती है। नॉर्मल क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो काल्पनिक रेखा है वो अभिलंब कहलाती है। इमेजिनरी लाइन which is perpendicular to reflecting surface is known as normal। और जैसे ही आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो यहाँ पर एक घटना घटित होती है, उसको बोलते हैं परावर्तन। तो परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद में जो लाइट रे जा रही है, इमेज की ओर जा रही है, देखो यहाँ पर एरो का ध्यान रखना, ये जा रही है, तो जा रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो वह किरण जो परावर्तन के पश्चात जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और यही फॉर्मेशन करती है प्रतिबिंब का, इमेज का। बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है अभिलंब की परिभाषा दो या फिर आप परावर्तित किरण की परिभाषा दो, नहीं पूछते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। अब जो इम्पोर्टेंट है वो अब आने वाली है।
इंपॉर्टेंट क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण जो होता है उसको मैंने लिख दिया एंगल आई। देखो एंगल है ये, एल नहीं है, ये एंगल है। एल तो ऐसे होता है, ये एल होता है, लेकिन मैथ में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी कोण होता है उस कोण को हम एंगल से डिनोट करते हैं, ऐसे एंगल आई। और इस एंगल आई को हम किस नाम से जानेंगे? इस एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण होता है वो होता है एंगल आर, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए इन दोनों की डेफिनेशन तैयार हो गई अभी। क्या तैयार हुई डेफिनेशन? देखो आपतन कोण की परिभाषा बता रहा हूं। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। द एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। द एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? The angle is formed between normal and reflected ray is known as angle of reflection। मतलब अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला जो कोण है उस कोण को हम किस नाम से जानेंगे? परावर्तन कोण। तो ये बेसिक डिटेल है आपके सामने, तो ज्यादा कोई खास नहीं है। तो आप इसका एक फोटो बना दीजिए अपनी कॉपी में, फिर मैं कुछ बातें आपको समझा देता हूं। ठीक है, स्टॉप वीडियो को पॉज करके बना दीजिएगा। अब ध्यान से सुनिए, इस परावर्तन की घटना जो है इसकी एक डेफिनेशन बनती है। क्या बनती है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिख दीजिए क्या डेफिनेशन हुई? जब कोई अब देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके ऊपर वाला जो माध्यम है वो तो सेम ही है ना। मतलब यहाँ पर एयर थी तो यहाँ पर भी तो एयर ही होगी। अब मैं बाल मॉर्निंग में नहाकर कार मिरर के आगे खड़ा हो जाता हूँ और बाल को कंघी कर रहा हूँ, तो फिर मैं एयर में खड़ा हूँ तो मेरी जो इमेज है वो भी एयर में ही बनेगी। ठीक है, तो एयर में बनेगी तो मेरी प्रकाश की किरण आई, टकराई, फिर वापस उसी माध्यम में लौट आई। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? लिख दीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से वापस बोल रहा हूं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माध्यम सेम रहेगा। The phenomenon of light is reflected from reflecting surface in that medium is known as reflection of light। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ प्रकाश के नियम होते हैं, तो उस नियम को हम देखेंगे यहाँ पर। तो दो नियम होते हैं प्रकाश के, तो एक हेडिंग डाल दीजिएगा अगली, प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट और सेकंड। देखिए पहला नियम ये है जो मैं पहले समझा रहा हूं, यह आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों किरणें एक ही तल का मतलब बोर्ड एक ही तल है, ये एक सेम तल है, एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलती हैं। देखो सिंपल सी बात बोली है मैंने, क्या बोली है? लिख दीजिए, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलती हैं। यह है आपका पहला नियम। सिंपल सा नियम है, मैंने कहा ना समझ आपकी अच्छी है तो आप याद भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलती हैं। इंग्लिश मीडियम, इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट अ सेम पॉइंट इन अ सेम प्लेन। प्लेन भी सेम है, पॉइंट भी सेम है। तो दूसरी
दूसरी बात, दूसरा नियम जो है वो क्या है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये अगर 50 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना होगा, 50 का होगा। ये दोनों एंगल जो होंगे वो सेम होंगे। किस केस में, रिफ्लेक्शन के केस में, परावर्तन के केस में। तो बोल सकता हूं मैं, क्या है दूसरा नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के ही बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू वेरी मच।